नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि सीरिया से सामने आ रही है। जब से सीरिया में ईरानी सैनिकों ने कदम रखा है, तब से इसराइल और अमेरिका समर्थित जो विद्रोही हैं, उनके कदम पीछे हटना शुरू हो गए हैं। आपको पता होगा कि बीते दिनों ही जो एलओपी पे जिन विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, जो आईएस और जो अन्य संगठन से जुड़ से निकल कर एक नया संगठन बना, उसने कब्जा कर लिया था एलओपी पर और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और उनका सीधे जो उद्देश्य था वो ये था कि दमिश्क के ऊपर कब्जा किया जाए और बशर असद की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाए, उनका तख्ता पलट कर दिया जाए। इसको देखते हुए जो कि अनुमान लगाया जा रहा था, जो सूत्रों के साथ बात सामने आ रही थी, उसमें ये था कि इजराइल, अमेरिका और कतर, टर्की यहाँ से इन्हें अत्याधुनिक हथियार प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इनके सैनिक भी संबंधित संगठन के साथ, जो विद्रोही संगठन है उसके साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं और दमिश्क पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। दमिश्क पे कब्जा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि दमिश्क, क्योंकि सीरिया जो है वो ईरान समर्थक है और ईरान का जो हथियार है वो सीरिया के जरिए पहुंचता है हिजबुल्लाह तक। ऐसे में चूंकि पीछे बीते दिनों जब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई, तो हिजबुल्लाह ने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और यही वजह थी कि इसराइल को मजबूर होकर सीज फायर करना पड़ा। हालांकि शुरुआत में कहा इसराइल ने कि वो सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद फिर तरह तरह के जो नियम कानून थे उसमें बदलाव करने का रखा गया, प्रस्ताव किया गया। हालांकि इसराइल हिजबुल्लाह ने उसको मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार वही हुआ कि 2006 में जो समझौता हुआ था, उसी समझौते पे एक बार फिर से दोनों राजी हुए और फिलहाल 60 दिन का ही ये सीज फायर है। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन इसराइल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेबनान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इसराइल द्वारा दक्षिण लेबनान के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। न सिर्फ एयर स्ट्राइक की जा रही है, बल्कि गोलाबारी भी की जा रही है। लेकिन अभी हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इसी प्रकार इसराइल करता रहा, तो इसका सीधा जवाब एक बार फिर से वो देगा। उधर इसी चीज़ को रोकने के लिए कि हिजबुल्लाह मजबूत ना होने पाए, उसके पास फिर से हथियार ना पहुंचने पाए, इसको देखते हुए ही इसराइल ने सीरिया और लेबनान को मिलाने वाली जो सड़क थी उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था, उस पर बमबारी किया था। और हिजबुल्लाह ने सीज फायर के बाद उस सड़क को बनाना भी शुरू कर दिया था। यही और इसी डर से कि कहीं ईरान के ज़रिए ईरान का फिर से हथियार सीरिया के द्वारा लेबनान तक ना पहुंच जाए, हिजबुल्लाह तक ना पहुंच जाए, इसी को देखते हुए इसराइल ने सीरिया के ऊपर हमला भी किया था। और अब जो विद्रोही हैं, जो कि माना जा रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के उसका समर्थन करते हैं, वो लगातार दमिश्क की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रूस जो है वो बशर असद सरकार के साथ खड़े हुए और खड़ा हुआ और उसने लगातार एयर स्ट्राइक करना शुरू किया। जो सूत्रों के साथ जो मीडिया है मिडिल ईस्ट की, उसके अनुसार जो खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रूस के एयर स्ट्राइक में जो संबंधित संगठन है उसका चीफ मारा गया है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि स्पष्ट तौर पर नहीं हुई है। इसके अलावा बशर असद ने बीते दिनों ही ईरान के राष्ट्रपति से वार्ता किया था और सैन्य सहायता की मांग किया था। इस ईरान ने इनकार भी नहीं किया, उसके न सिर्फ सैनिक भेजे बल्कि हथियार भेजे। और इसका नतीजा ये है, जो आज की खबर है वो ये है कि जो विद्रोही हैं उनको लगभग 15 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है सीरिया के सैनिकों ने, ईरानी सैनिकों के साथ मिलकर। बहरहाल और ऊपर से रूस द्वारा भी लगातार हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है विद्रोहियों के ऊपर। और यही वजह है कि विद्रोही लगातार कमज़ोर होते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे बशर असद की सरकार के बचने की उम्मीद इससे बढ़ गई है और एक बार फिर से सीरिया एक मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच यदि किसी को सामने कुछ खटक रहा है, वो है ईरान। चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या नाटो के अन्य देश हों, उनके निगाहों में ईरान ही सबसे ज़्यादा खटक रहा है। यहाँ तक कि अरब कंट्रीज जो हैं वो भी इस वक्त सीरिया के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से अगर देखा जाए तो वो संबंधित संगठन के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन ईरान, इकलौता ईरान ऐसा है जो लगातार सीरिया के साथ खड़ा हुआ है और विद्रोहियों का डटकर मुकाबला भी कर रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में अभी ये जंग क्या बढ़ती है
या फिर समाप्त होती है। लेकिन जिस प्रकार से जंग लगातार बढ़ रही है और 2 महाशक्तियाँ आमने-सामने आके खड़ी हो गई हैं, एक तरफ से रूस है जो कि सीरिया के साथ है, यहाँ पे चीन और उत्तर कोरिया साथ में, तो वहीं दूसरी तरफ विद्रोही जो संगठन है उसके साथ में सूत्रों के अनुसार अमेरिका, इज़राइल और अन्य नाटो देश हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन अभी इसकी संभावना फिलहाल कम ही नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से जंग चल रही है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये भी हो सकता है। चलते-चलते में अगर बात किया जाए तो वो है ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ही कहा था कि उनके गद्दी पे बैठने से पहले-पहले हमास जो जिन इज़राइलियों को अपहरण करके लाया उसको छोड़ दे वरना गाज़ा में तबाही होगी। अब हमास के जो चीफ लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर हमला किया, तबाही की, तो वो जितने भी अपहरण किया है, जिनको बंधक बनाया है, उनकी हत्या कर देगा। मतलब करारा जवाब दिया है हमास ने अमेरिका और इज़राइल दोनों को। इससे अमेरिका, इज़राइल दोनों की चिंता बढ़ गई। यहाँ तक कि जो बंधक उनके परिवारों की भी चिंता बढ़ गई कि अगर अमेरिका या इज़राइल ने गज़ा पे अब हमला तेज़ किया तो उनके जो घर वाले हैं, जो बंधक बना के हमास ने रखा है, उनको मौत के घाट उतारा जा सकता है। ऐसे में इज़राइल में विद्रोह प्रारंभ हो गया। वहाँ के नागरिकों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग कर रहे हैं कि गाज़ा में भी सीज़ फायर किया जाए और उनके जो परिवार के लोग हैं जो वहाँ बंधक बने हैं उनको छुड़ाया जाए। अंत में बात करते हैं यूक्रेन की, जहाँ पर रूस ने अब निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि यदि इसी प्रकार से जंग चलती रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने के अंदर कीवी पर रूस का कब्जा हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमला हो रहा है इस वक़्त वो है ईरानी ड्रोन और मिसाइल का, जिसको रूस जो है भरसक प्रयास कोशिश भी कर रहा है कि उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल एक तरफ जहाँ रूस जो तरफ से जंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो जहाँ-जहाँ भी जंग हो रही है वहाँ पर उसका दखल बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक़्त में यूक्रेन और सीरिया में किस प्रकार का जंग आगे बढ़ती है या फिर समाप्त होती है। तब तक के लिए बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.